नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी सरोज के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं डॉक्टर सुमित गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आपका स्वास्थ्य एकदम दुरुस्त होगा, आप लोगों की तैयारी निरंतर चल रही होगी, पुख्ता और मजबूत चल रही होगी। दोस्तों, ये यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी की क्लास है जिसमें हम यूनिट नंबर 7 हिंदी कहानी पढ़ रहे थे। और इसमें 19 कहानियां पूरी हो चुकी हैं। ये हमारी 20वीं कहानी है, लाल पान की बेगम। इसके बाद सिर्फ एक कहानी बच जाएगी, परिंदे। वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। हमारी कहानी वाली यूनिट इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। प्लेलिस्ट में प्रॉपर अपडेटेड है सारी की सारी कहानियां। कहानी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। और दूसरी प्लेलिस्ट में आप लोग देखेंगे कि यूनिट नंबर 2 हिंदी साहित्य के इतिहास हम कर रहे हैं, जिसमें हम द्विवेदी युग पढ़ रहे हैं। और द्विवेदी युग की भी एक क्लास कंप्लीट हो चुकी है जिसमें हम 4 रचनाकारों को पढ़ चुके हैं। इससे आगे हम द्विवेदी युग में और रचनाकारों को पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 2 की क्लासेस भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके देखिए और अपने नोट्स बनाइए, कागज पेन लेके बैठ जाइए। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कहानी है आज की लाल पान की बेगम। फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है ये कहानी। फणीश्वर नाथ रेणु आंचलिक कहानीकार माने जाते हैं। ये कहानी भी उनकी आंचलिक कहानी है। आइए इस कहानी के बारे में हम पूरा विश्लेषण करेंगे। एग्जाम में पूछे जाने वाला एक एक प्रश्न हम इसमें देखेंगे, पूरी कहानी का वाचन करेंगे, व्याख्या करेंगे और एक भी प्रश्न ना छूटने पाए, इस प्रकार से हम ये क्लास करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। लाल पान की बेगम कहानी जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी की कहानी है। इनकी और अन्य प्रसिद्ध कहानियां कौन कौन सी हैं? मारे गए गुलफाम अथवा तीसरी कसम, ये हम पढ़ चुके हैं, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है। एक आदिम रात्रि की महक, लाल पान की बेगम जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पंचलाइट हम सबों ने पढ़ी है, पहले भी पाठ्यक्रम में, हमारे स्कूली पाठ्यक्रम में पंचलाइट लगी रहती थी। तबे एकला चलो रे, ठेस, ये भी बहुत अच्छी कहानी है। संबदिया, ये इनकी महत्वपूर्ण अन्य कहानियां हैं। लाल पान की बेगम के बारे में देखते हैं। लाल पान की बेगम 1957 ईस्वी में भावात्मक शैली में लिखी गई एक आंचलिक कहानी है। तो इसका रचना काल क्या है दोस्तों? 1957 ईस्वी है और ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है। ये ठुमरी कहानी संग्रह में संकलित है और ये कहानी जो है रचना काल इसका 1956 का है और ये छपी थी 1957 में ठुमरी कहानी संग्रह में। उससे पहले ये कहानी पत्रिका जो कि इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी उसमें ये छप चुकी है। तो अगर पूछा जाता है कि लाल पान की बेगम का रचना काल, तो 1956 ईस्वी और प्रकाशन हुआ था 1957 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए कि इसका रचना काल जो है, देखिए रचना काल इस प्रकार से दे सकता है वो कि रचना काल इसका क्या है। तो 1956 और 1957 इन दोनों में से जो ऑप्शन हो उसको आप चूज कर सकते हैं। इन दोनों में से अगर दोनों ऑप्शन हैं तो आपको 1956 चूज करके आना है। ठीक है दोस्तों, और अगर इनमें से एक ऑप्शन दिया है 56 या 57 तो उसमें से एक को राइट आंसर मान के हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वैसे इसका प्रकाशन जो है वो 1957 ईस्वी है और रचना काल इसका 1956 ईस्वी है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहले कहानी पत्रिका में जनवरी वाले अंक में, कहानी पत्रिका के जनवरी वाले अंक में 1957 में प्रकाशित हुई थी। पुंज प्रकाश ने इस कहानी का नाट्य रूपांतरण भी किया है। इस कहानी का नाट्य रूपांतरण किसने किया है दोस्तों? पुंज प्रकाश ने। ये मैं जो राउंड लगाते जा रहा हूं मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये इनको नोट करते चलिएगा। जिसे सन 1960, यहां पर 60 आएगा, 7 नहीं है, यहां पर 1960 है, के में शारदा सिंह के निर्देशन में पटना के कालिदास रंगालय में मंचित किया गया था। ठीक है दोस्तों, लाल पान की बेगम नारी केंद्रित कहानी है। यह कहानी नारी सशक्तिकरण को केंद्र में रखकर लिखी गई है। आगे देखते हैं।
इसमें है क्या, वर्ण विषय क्या है, गांव में महिलाओं के बीच होने वाले माहौल का जीवंत वर्णन इसमें हमें मिलता है। पति पत्नी के बीच रिश्तों के खट्टी मीठी नोक-झोंक और मनाना रूठना आदि का वर्णन हमें इसमें देखने को मिलता है। कहानी में ग्रामीण जीवन में होने वाले मेलों और नाच को दिखाया गया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है इस कहानी में। कहानी के शुरू से और अंत तक आप देखेंगे कि मेले की चर्चा चलती रहती है। तो मेलों का जो महत्व है हमारे गांव देहातों में उसको दर्शाया गया है। रेणु जी ने इस कहानी में नारी के स्वाभिमान और आत्मसम्मान को जग जाहिर किया है। ठीक है दोस्तों, नारी के आत्मसम्मान की कहानी है, नारी विषयक ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। इसको हम देखते हैं, इसको हम पूरा पढ़ेंगे और इससे आने वाले सारे प्रश्नों को देखेंगे। सबसे पहले इस कहानी के पात्र देख लेते हैं। पात्र बहुत सारे हैं, इनमें से जो मूल पात्र हैं, मुख्य पात्र हैं, उनको देखते हैं हम। बिरजू है, ये चंपिया का भाई है, और चंपिया कौन है, बिरजू की बहन है। देखिए इसमें क्या है, एक विवाहित जोड़ा है, एक है बिरजू का पिता, एक है बिरजू की माता। बिरजू की माता है उसको लाल पान की बेगम भी कहा जाता है। तो ये जो लाल पान की बेगम है इसके दो बच्चे हैं, एक है बिरजू, एक है चंपिया। चंपिया जो है वो उम्र में बिरजू से बड़ी है। ठीक है दोस्तों, ये दो भाई बहन है, बिरजू और चंपिया, और इनके माँ बाप का नाम नहीं आया है। बिरजू की माँ और बिरजू के पिता कहकर ही कहानीकार ने इसको संबोधित किया है। ठीक है दोस्तों, बिरजू की माँ कौन है, मुख्य नायिका है और एक सशक्त महिला है जो सबको एक साथ लेकर चलने में विश्वास रखती है। बिरजू के पिता कौन है, ये डरपोक किस्म का आदमी है जो अपनी चाह को हमेशा दबा कर रखता है, अपने बीवी बच्चों के लिए जीने वाला, उनकी बातें मानने वाला, इस प्रकार का वह व्यक्ति है। चंपिया है वो बिरजू की बहन है। मखनी फुआ, मखनी फुआ कौन है, एक विधवा औरत है जिसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। ये उनकी पड़ोसन भी है, बिरजू की पड़ोसन है वो, यानी कि लाल पान की बेगम की पड़ोसन है। जंगी की पुतोहू कौन है, एक मुंहजोर नवविवाहित स्त्री है जो बिरजू की मां से नहीं डरती है। पूरे गांव में एक जंगी की पुतोहू को ऐसा माना जाता है कि लड़ाई झगड़ा करने में, आपस में कहासुनी करने में वो नंबर 1 है और वही नहीं डरती है बिरजू की मां से। ग्रामीण कौन कौन है इसमें, लरेना की पत्नी है, राधे की बेटी है, सुंदरी है, सवाइन है। इस प्रकार के आपको और भी इसमें पात्र मिलेंगे, लेकिन मुख्य पात्र यहां पर यही हैं, इनको नोट कर लीजिए। पात्रों से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं दोस्तों। अब हम पूरी कहानी देखते हैं। लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है। क्यों बिरजू की मां नाच देखने नहीं जाएगी क्या? बिरजू की मां शकरकंद उबालकर मन ही मन कुड़ रही थी। क्या उबाल रही थी वो? शकरकंद उबाल रही थी अपने आंगन में। 7 साल का लड़का बिरजू। अवस्था पूछी जाती है आजकल, बदलता जो पैटर्न है जिस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं, तो उम्र पूछी जाती रही है पात्रों की, और ये पात्र जितने भी पात्र हैं उनकी जो उम्र आ रही है उसको नोट करते हुए चलिएगा। किसी भी पात्र की उम्र पूछी जाती है। बिरजू का आयु है वो कितना है, 7 वर्ष है। बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट-पोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। चंपिया के सिर भी चुड़ैल मंडरा रही है। आधे आंगन धूप रहते जो गई है सहुआन की दुकान छोवा गुड़ लाने, तो अभी तक नहीं लौटी। कहां गई थी वो? सहुआन की दुकान पर गई थी गुड़ लाने के लिए। दिया बाती की बेला हो गई, यानी कि वो दोपहर में गई थी और शाम हो गई, अभी तक गुड़ लेकर वापस नहीं आई है। आए आज लौट के जरा, ये उसकी मां सोच रही है कि उसको आने दो। बागड़ बकरे की देह में कुकुरमाछी लगी थी। एक बकरा है जो उनके आंगन में बंधा हुआ है, उसकी देह में कुकुरमाछी लगी हुई थी, इसलिए बेचारा बागड़ रह रहकर कूद फांद कर रहा था। कुकुरमाछी क्या है? वो एक अलग तरह के कीड़े टाइप होते हैं
जो उनकी देह में लग जाते हैं और वो उनको खुजली करते हैं, वो खुजाते रहते हैं, फिर परेशान हो जाते हैं जानवर उनसे। बिरजू की मां बागड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकाल चुकी थी। पिछवाड़े की मिर्ची की फूली गाछ, बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। बागड़ को मारने के लिए वह मिट्टी का छोटा ढेला उठा चुकी थी कि पड़ोसन मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। क्यों बिरजू की मां, नाच देखने नहीं जाएगी क्या? ये किसने पूछा है? मखनी फुआ ने पूछा है बिरजू की मां से। बिरजू की मां के आगे ना बिरजू की मां के आगे नाथ और पीछे पगैया न हो तब न फुआ। वो फुआ को जलीकटी सुनाती है कि मेरे तो आगे पीछे बहुत परिवार पड़ा है फुआ, मैं तेरी तरह अकेली नहीं हूं। परम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ के देह में धंस गई और बिरजू के मां ने हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया। यानी कि जो गुस्सा था वो बागड़ बकरे पर उतरने वाला था, वो गुस्सा अब मुंह के जरिए मखनी फुआ पर उतर चुका था। बेचारे बागड़ की कुकुरमाछी परेशान कर रही है। आहा, आए आए, हर आए आए। बिरजू ने लेटे ही लेटे बागड़ को एक डंडा लगा दिया। बिरजू की मां की इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडे से बिरजू का भूत भगा दे, किंतु नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट सुनकर रुक गई। पानी लेने के लिए औरतें आई हुई थी, उनको उनकी आवाज सुनकर, खिलखिलाहट सुनकर वो रुक गई। पनभरनियां कौन है? पानी भरकर लाती हुई महिलाएं। बोली, ठहर, तेरे बप्पा ने बड़ा हाथ छुट्टा बना दिया है तुझे, बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतारकर पानी भरकर लौटती पनभरनियों में बिरजू की मां की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जरा देखो तो इस बिरजू की मां को 4 मन पाट का पैसा क्या हुआ। ये पाट शब्द पूछा जा सकता है। पाट शब्द का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है झूठ। नोट कर लीजिए। धरती पर पांव ही नहीं पड़ते, निसाफ करो। इंसाफ को कह रही है, निफास करो। खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की गली गली में बोलती फिरी है। कितने दिन पहले से वो बोल रही थी कि मेले जाना है, मेले जाना है? 8 दिन पहले से। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बिठाकर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। बलरामपुर का यहां पर जिक्र आया है, नोट कर लीजिए। ये जगह, स्थानों के जो नाम आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं। बलरामपुर का नाच देखने जा रहे थे वो। बैल अब अपने घर है तो 1000 गाड़ी मंगनी मिल जाएगी, सो मैंने अभी टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो ओन पोन कर तैयार हो रही हैं, रसोई पानी कर रहे हैं। मेरे मुंह में आग लगे, क्यों मैं टोकने गई? सुनती हो क्या? जवाब दिया बिरजू की मां ने। बोलती है उन पनिहारियों से कि सुनती हो? उन्होंने क्या जवाब दिया? मखनी फुआ ने अपने पोपले मुंह के होठों को एक और मोड़कर ऐंठती हुई बोली निकाली, अरे हाँ बिरजू की मां, या के आगे नाथ और पीछे पगैया ना हो तब ना आ। जंगी की पुतोहू बिरजू की मां से नहीं डरती। वह जरा गला खोलकर ही कहती है, फुआ सर्वे सित्तल मिट्टी, यानी के सर्वे सेटलमेंट। इसको नोट कर लीजिए। सर्वे सित्तल मिट्टी क्या है? ये सर्वे सेटलमेंट को अपनी लोकल भाषा में, यानी कि बिगड़ी हुई अंग्रेजी में क्या कह रही है? सर्वे सित्तल मिट्टी। के हाकिम के बासा पर फूल छाप किनारी वाली साड़ी पहन के तू भी भटा की भेंटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धन हर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता, जोड़ा बैल खरीदता, फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगैया झूलती। जंगी की पुतोहू मुहजोर है, रेलवे स्टेशन के पास की लड़की है। तो रेलवे स्टेशन के पास की लड़की कौन है? जंगी की पुतोहू है। नोट कर लीजिए। पूछा जाता है इसको टीसन वाली लड़की कहकर भी पुकारती है। लाल पान की बेगम इसको टीसन वाली लड़की कहकर भी पुकारती है। 3 ही महीने हुए। कितने महीने हुए हैं उसकी शादी को? 3 महीने हुए हैं। गोने की नई बहू होकर आई है और सारे
कुर्मा टोली की सभी झगड़ालू सासों से एकाध मोर्चा ले चुकी है। कुर्मा टोली में जाकर वो मोर्चा ले चुकी है। उसका ससुर जंगी दागी चोर है। जंगी को क्या है, क्या काम करता है, वो चोर है। सी किलासी है। सी किलासी मतलब कि सी ग्रेड का आदमी है वो। उसका खसम रंगी। जंगी चोर है और उसके पुत्र का नाम है रंगी, यानी कि दोनों बाप बेटा वो चोर हैं। कुर्मा टोली का नाम ही लठैत है। रंगी है वो लठैत है, इसलिए हमेशा सींग खुजाती फिरती है जंगी की पुतोहू। बिरजू की मां के आंगन में जंगी की पुतोहू का गला खोल बोली गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई थी। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोज कर निकाला, लेकिन मन मसोस कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला फेंके। जीभ के झाग को गले में उतारकर बिरजू की मां ने अपनी बेटी चंपिया को आवाज दी, अरे चंपिया, आज लोटे तो मेरी मूड़ी मरोड़कर चूल्हे में झोंकती हूं। दिन दिन बेचाल होती जाती है। गांव में तो अब थिएटर बैस्कोप का गीत गाने वाली पतुरिया पुतोहू सब आने लगी है। कहीं बैठ के बाजे न मुरलिया सीख रही होगी हरजाई। अरे चंपिया, ये ताने कस रही है टीसन वाली लड़की को, यानी जंगी की पुतोहू को वो ताने कस रही है कि आजकल जो है टीसन के पास वाली लड़कियां यहाँ पर बहू बनकर आ रही हैं, वो सारा माहौल खराब कर रही हैं और बच्चों को बिगाड़ रही हैं। कौन सा गाना गाती है, बाजे न मुरलिया, गाना नोट कर लीजिए। जंगी की पुतोहू ने बिरजू की मां की बोली का स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली, चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है, नहीं जानती, दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिलाकर हंस पड़ी। फुआ तो टूटी हुई दंत पंक्तियों के बीच से एक मीठी गाली निकली, शैतान की नानी। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टॉर्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। भक भक बिजली बत्ती। 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलनडाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। कितने साल पहले आए थे सर्वे वाले, 3 साल पहले आए थे, नोट कर लीजिएगा। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुगभुगाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाक वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो जलो और जलो। चंपिया की मां के आंगन में चांदी जैसे पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनोली धान के बोझों को देखकर बैंगन का भुर्ता हो जाएंगी। मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोआ गुड़ की उंगलियों से चाटती हुई चंपिया आई। गुड़ को वो चाटती हुई आ रही थी और मां के तमाचे खाकर चीख पड़ी, मुझे क्यों मारती है, सहुआयन जल्दी से सौदा नहीं देती, और वो रोने लग जाती है। सहुआइन जल्दी सौदा नहीं देती कि नानी, एक सहुआइन की दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। बोल, गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी हरजाई। जो फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, चाल सीखने जाती है टीसन की छोकरियों से। बिरजू की मां ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़े तक साफ साफ पहुंच गई होगी, यानी को इस प्रकार चिल्ला चिल्ला कर बोल रही थी कि बगल में जंगी की झोपड़ी थी जहां पर जंगी की पुतोहू रहती थी, वहां तक उसकी ये बात पहुंच गई होगी। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देख रहा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती जरूर। वह शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर मां ने शकरकंद के बदले क्या दिया था, झापड़ दिया था उसको। ए मैया, एक उंगली गुड़ दे दे। बिरजू ने तलहथी फैलाई
देना मैया एक रत्ती भर। एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूं पिछवाड़े में जाके चाटना। नहीं बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की मां ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छील के उतार, नहीं तो अभी। 10 साल की चंपिया, चंपिया की कितनी आयु है, 10 वर्ष है, नोट कर लीजिए। शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार मां उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी, छोटी छोटी खोट निकालकर गालियां देगी। पांव फैला के क्यों बैठी है उस तरह, बेलज्जी। चंपिया मां के गुस्से को जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा, मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूं। नहीं, मां ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई थी तो फिर लौटाने का नाम नहीं, जा जल्दी। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ में निगाहें दौड़ाई। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से मां की ओर देखा और नजर बचाकर चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। बिरजू भागा, सूरज भगवान डूब गए, दिया बत्ती की बेला हो गई। अभी तक गाड़ी, उसके पिता जो हैं वो गाड़ी नहीं लेकर आए हैं, बैल तो उनके घर पे हैं और गाड़ी वो लेने गए थे। चंपिया बीच में ही बोल उठी, कोयरी टीले में किसी ने गाड़ी नहीं दी मैया। बप्पा बोले मां से कहना सब ठीक ठाक करके तैयार रहें, मलदहिया टोली में के मियां जान की गाड़ी लाने जा रहा हूं। कौन से टोले ने गाड़ी नहीं दी, कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी नहीं दी। फिर वो कौन सी टोली में गया है, मलदहिया टोली में गया है। तो प्रश्न इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाल पान की बेगम में मियाजान पात्र कौन से टोले में रहते थे, तो मलदहिया टोली सही उत्तर होगा। सुनते ही बिरजू की मां का चेहरा उतर गया, लगा छाते की कमानी उतर गई घोड़े की अचानक। कोयरी टोले में किसी ने गाड़ी मंगनी नहीं दी, तब मिल चुकी गाड़ी। जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं दो, मलदहिया टोली की मियाजान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उठा के, यह मर्द नाच दिखाएगा। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भरकर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होंगी, अर्थात जो पैदल गई हैं औरतें गांव से नाच देखने के लिए मेले में, वो तो कब की पहुंच चुकी होंगी मेले में, नाच देख रही होंगी, और मैं अभी तक गाड़ी का ही इंतजार कर रही हूं। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधा कर वापस आया। देख दीदिया, मलेटरी टोपी, मिलिट्री की टोपी को मलेटरी टोपी कह रहा है, इस पर 10 लाठी मारने पर भी कुछ नहीं होता। चंपिया चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया मैया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है पूरे तौर से। मढ़ैया के अंदर से बागड़ को बाहर भगाती हुई बिरजू की मां बड़बड़ाई, कल ही पंचकोड़ी कसाई के हवाले करती हूं राक्षस तुझे, हर चीज में मुंह लगाएगा। चंपिया बांध दे बागड़ को, खोल दे गले की घंटी, हमेशा टुनुर टुनुर मुझे जरा नहीं सुहाता। तो ये टुनुर टुनुर शब्द भी आ सकता है कि लाल पान की बेगम कहानी में टुनुर टुनुर किसकी आवाज आती है, तो यहां पर आएगा बागड़ बकरे की घंटी की आवाज। टुनुर टुनुर सुनते ही बिरजू को सड़क से जाती हुई बैलगाड़ियों की याद हो आई। अभी बबुआन टोले की गाड़ियां नाच देखने जा रही थी। झुनुर झुनुर बैलों की झुमकी तुमने सुनी क्या, यहां पर झुनुर झुनुर भी नोट कीजिएगा। झुनुर झुनुर क्या आवाज है, बैलों की झुमकी है। जिस प्रकार से कोशिका घटवार से छिछिर छिछिर वाला प्रश्न आया था अभी अगस्त वाले एग्जाम में ही, इस प्रकार से ये प्रश्न भी आ सकता है। बेसी बकबक मत करो, बागड़ के गले से झुमकी खोलती हुई बोली चंपिया। चंपिया डाल दे चूल्हे में पानी, बप्पा आवे तो कहना कि अपने उड़न जहाज पर चढ़कर नाच देख आए।
मुझे नाच देखने का शौक नहीं, मुझे जगइयो मत, मेरा माथा दुख रहा है। मढ़ैया के ओसारे पर बिरजू ने फिसफिसा के पूछा, क्यों दीदिया, नाच में उड़न जहाज भी उड़ेगा? चटाई पर कथरी ओढ़कर बैठती हुई चंपिया ने बिरजू को चुपचाप अपने पास बैठने का इशारा किया। मुफ्त में मार खाएगा बेचारा। यहाँ पर चंपिया जो है उससे 3 साल बड़ी है, तो उससे कुछ समझदार भी है, और वो अपने भाई का, छोटे भाई का फेवर लेती हुई भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। जब उसकी माँ गुस्से में थी तो शकरकंद भी उसकी ओर फेंकती है और उसको पिटने से बचाने के लिए इशारा करके चुपचाप अपने पास बैठने को कहती भी है। बिरजू ने बहन की कथरी में हिस्सा बांटते हुए चुक्की मुक्की लगाई, यानी कि चुपचाप बैठ गया। जाड़े के समय इस तरह घुटने पर ठुड्डी रखकर चुक्की मुक्की लगाना सीख चुका था वह। उसने चंपिया के कान के पास मुंह ले जाकर कहा, हम लोग नाच देखने नहीं जाएंगे, गांव में एक पंछी भी नहीं है, सब चले गए। चंपिया को तिल भर भी भरोसा नहीं। संझा तारा डूब रहा है, बप्पा अभी तक गाड़ी लेकर नहीं लौटे। 1 महीना पहले से मैया कहती थी, बलरामपुर के नाच के दिन मीठी रोटी बनेगी। चंपिया छीट की साड़ी पहनेगी, बिरजू पैंट पहनेगा। चंपिया कैप क्या पहनेगी दोस्तों? छीट की साड़ी पहनेगी, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। बैलगाड़ी पर चढ़कर चंपिया की भीगी पलकों पर एक बूंद आंसू आ गया। बिरजू का दिल भर आया। उसने मन ही मन में इमली पर रहने वाले जिन बाबा को एक बैंगन कबूला। गाछ का सबसे पहला बैंगन, उसने खुद जिस पौधे को रोपा है, जल्दी से गाड़ी लेकर बप्पा को भेज दो जिन बाबा। तो जिन बाबा को वो क्या भेंट चढ़ाने की मन्नत मांगता है? एक बैंगन। मड़ैया के अंदर बिरजू की मां चटाई पर पड़ी करवटें ले रही थी। पहले से किसी बात का मंसूबा नहीं बांधना चाहिए किसी को। भगवान ने मंसूबा तोड़ दिया। सबको उसको सबसे पहले भगवान से पूछना है, यह किस चूक का फल दे रहे हो भोला बाबा? अपने जानते उसने किसी देवता पितर की मान मनोती बाकी नहीं रखी। सर्वे के समय जमीन के लिए जितनी मनोतियां की थी, ठीक ही तो महावीर जी का रोट तो बाकी ही है। हाय रे देव, किसका रोट भूल गई थी वो? महावीर जी का रोट भूल गई थी, जो कि उसने मन्नत मांगी थी जमीन के लिए। जो सर्वे में उनके पास जमीन आई थी, उस जमीन के लिए उन्होंने मन्नत मांगी थी। उसमें से एक मन्नत मांगी हुई महावीर जी का रोट उसने बोला था, वो भूल चुकी थी। अब क्या कहती है सोचते सोचते, भूल चूक माफ करो महावीर बाबा, मनोती दूनी करके चढ़ाएगी बिरजू की मां। बिरजू की मां के मन में रह रहकर जंगी की पुतोहू की बातें चुभती हैं। भक भक बिजली बत्ती, चोरी चमारी करने वाले की बेटी पुतोहू जलेगी नहीं। 5 बीघा जमीन क्या हासिल की है बिरजू के बप्पा ने। गांव के भाई खोकियों की आंखों में किरकिरी पड़ गई है। खेत में पाट लगा देखकर गांव के लोगों की छाती फटने लगती है। धरती फोड़कर पाट लगा है। बैसाखी बादलों की तरह उमड़ते आ रहे हैं पाट के पौधे, तो अलान तो फलान। इतनी आंखों की धार भला फसल सहे। जहां 15 मन पाट होना चाहिए, सिर्फ 10 मन पाट कांटा और तोल के ओजन हुआ भगत के यहाँ। ओजन यानी वजन, इसको भी नोट कर लीजिए, ये पूछा जा सकता है ओजन किसको कहा गया है। तो यहाँ पर इनके पास सर्वे में कितनी जमीन आई थी? 5 बीघा जमीन आई थी, ये भी नोट कर लीजिए। और यहाँ पर दर्शाया गया है कि किस प्रकार एक गरीब किसान की उन्नति देखकर गांव वाले जलते भुनते रहते हैं और उनके बारे में ऐसी वैसी बातें करते हैं और उनको चिढ़ाते हैं, कहा सुनी करते रहते हैं। इसमें जलने की क्या बात है भला? बिरजू के बप्पा ने तो पहले ही कुरमा टोली के एक एक आदमी को समझा के कहा, जिंदगी भर मजदूरी करते रह जाओगे, सर्वे का समय हो रहा है, लाठी कड़ी करो तो 2-4 बीघे जमीन हासिल कर सकते हो। सो गांव के किसी पुतखोकी का भतार सर्वे के समय बाबू साहेब के खिलाफ खांसा भी नहीं। बिरजू के बप्पा को कम सहना पड़ा है। बाबू साहेब गुस्से से सर्कस नाच के
बाघ की तरह हुमड़ते रह गए। उनका बड़ा बेटा घर में आग लगाने की धमकी देकर गया। आखिर बाबू साहेब ने अपने सबसे छोटे लड़के को भेजा। बिरजू की माँ को मौसी कह के पुकारा। बाबू साहेब के छोटे बेटे ने क्या कहकर पुकारा था उसको? मौसी कहकर पुकारा था। यह जमीन बाबूजी ने मेरे नाम से खरीदी थी। मेरी पढ़ाई लिखाई उसी जमीन की उपज से चलती है। और भी कितनी बातें। खूब मोहना जानता है उतना जरा सा लड़का। कौन जानता है? मोहना। यहां पर मोहना भी एक पात्र का नाम आया है। जो छोटा लड़का है बाबू साहेब का, उसका नाम मोहना है। जमींदार का बेटा है कि चंपिया बिरजू सो गए क्या? यहां आजा बिरजू अंदर, तू भी आजा चंपिया, भला आदमी आए तो एक बार आज। वो कहती है, बहुत ही मायूस है, क्रोधित भी है अपने पति के लिए, क्योंकि वो गाड़ी लेकर नहीं आया है। अब वो बच्चों को भीतर बुला रही है कि इधर आकर सो जाओ, एक बार आने दो, तुम्हारे पिता की खबर लेती हूं। इस प्रकार के भाव उसके मन में आते हैं। बिरजू के साथ चंपिया अंदर चली गई। ढिबरी बुझा दे, बप्पा बुलाएं तो जवाब मत देना, खपच्ची गिरा दे। भला आदमी रे भला आदमी, मुंह देखो जरा इस मर्द का। बिरजू की माँ दिन रात मंझा न देती रहती तो ले चुके थे जमीन। रोज आकर माथा पकड़कर बैठ जाएं। मुझे जमीन नहीं लेनी है बिरजू की माँ, मजूरी ही अच्छी। जवाब देती थी बिरजू की माँ खूब सोच समझ के। छोड़ दो, जब तुम्हारा कलेजा ही स्थिर नहीं होता है तो क्या होगा? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। ये वाला नोट कर लीजिए, ये वाली लोकोक्ति जो है ये किस कहानी में आई है या फिर किस कहानी में ये वाली लोकोक्ति बोली गई है? जोरू जमीन जोर के, नहीं तो किसी और के। या फिर यह भी पूछा जा सकता है ये किसका कथन है? बिरजू के बाप पर बहुत तेजी से गुस्सा चढ़ता है, चढ़ता ही जाता है। बिरजू की माँ का भाग ही खराब है जो ऐसा गोबर गणेश घर वाला उसे मिला। कौन सा शोख मोज दिया है उस मर्द ने। कोल्हू के बैल की तरह खट कर सारी उम्र काट दी। इसके यहां कभी एक पैसे की जलेबी भी लाकर दी है उसके खसम ने। पाट का दाम भगत के यहां से लेकर बाहर ही बाहर बैल हट्टा चले गए। बिरजू की मां को एक बार नमरी नोट देखने भी नहीं दिया आंख से। एक लमरी नोट, यहां पर क्या है? 1 रुपए की नोट की बात की गई है। यहां पर एक बार लमरी नोट बोला गया है उसको, ठीक है। नोट की बात की गई है यहां पर, नंबरी नोट। बैल खरीद लाए। उसी दिन से गांव में ढिंडोरा पीटने लगे। बिरजू की मां इस बार बैलगाड़ी पर चढ़कर जाएगी नाच देखने। दूसरे की गाड़ी के भरोसे नाच दिखाएगा। अंत में उसे अपने आप पर क्रोध हो आया। वह खुद ही कुछ कम नहीं, उसकी जीभ में आग लगे। बैलगाड़ी पर चढ़कर नाच देखने की लालसा किसी कुसमय में उसके मुंह से निकली थी, भगवान जाने। फिर आज सुबह से दोपहर तक किसी न किसी बहाने उसने 18 बार बैलगाड़ी पर नाच देखने की चर्चा छेड़ी है। कितनी बार छेड़ी है? 18 बार छेड़ी है। और 8 दिन पहले से वो चर्चा कर रही है। लो खूब देखो नाच, कथरी के नीचे दुशाले का सपना। ये भी नोट कर लीजिए, कथरी के नीचे दुशाले का सपना, ये लोकोक्ति है। ये किस रचना की है पूछा जा सकता है। कल भोरे पानी भरने के लिए जब जाएगी पतली जीभ वाली पतुरिया, सब हंसती आएंगी हंसती जाएंगी। सब जलते हैं उससे, हाँ भगवान दाढ़ी जार भी। 2 बच्चों की मां होकर भी वह जस की तस है। उसका घरवाला उसकी बात में रहता है। उसकी वह बालों में गरी का तेल डालती है। गरी अर्थात गिरी का तेल, यहां पर गिरी के तेल को गरी का तेल बोला गया है। उसकी अपनी जमीन है। किसी के पास एक घूर जमीन भी अपने इस गांव में जलेंगे नहीं। 3 बीघे में धान लगा हुआ है। कितने बीघे में धान लगा हुआ था? 3 बीघे में लगा हुआ था। अगहनी लोगों की बिखदीठ से बचे तब तो। बिखदीठ अर्थात बुरी नजर से। बाहर बैलों की घंटियां सुनाई पड़ी। तीनों सतर्क हो गए
उत्कर्ण होकर सुनते रहे। अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया, अपने ही बैलों की घंटी है क्यों री चंपिया। चंपिया और बिरजू ने प्राय एक ही साथ हूं कहा। चुप, बिरजू की मां ने फिसफिसा कर कहा। शायद गाड़ी भी है, घड़घड़ाती है न। दोनों ने फिर हुंकारी भरी। चुप, गाड़ी नहीं है, तू चुपके से टट्टी के छेद करके देख तो आ चंपी, भाग के आ चुपके चुपके। चंपिया बिल्ली की तरह होले होले पांव से टट्टी के छेद से झांक आई। हाँ मैया, गाड़ी भी है। ये जो टाट का जो एक पर्दा टाइप लगा रहता है, टाट का एक पर्दा टाइप घर के बाहर बरामदे के बाहर अक्सर लगा देते हैं, जिससे कि धूप अंदर ना आए और ठंडी हवा अंदर ना आए। तो टाट के पर्दे को यहां पर यह शब्द लिखा गया है। बिरजू हड़बड़ा कर उठ बैठा। उसकी मां ने उसका हाथ पकड़कर सुला दिया। बोले मत। चंपिया भी गुदड़ी के नीचे घुस गई। बाहर बैलगाड़ी खोलने की आवाज हुई। बिरजू के बाप ने बैलों को जोर से डांटा। हाँ हाँ, आ गए घर। घर आने के लिए छाती फटी जाती थी। बिरजू की मां ताड़ गई। जरूर मलदैया टोले में गांजे की चिलम चढ़ रही थी। आवाज तो बड़ी खनखनाती हुई निकल रही है। चंपिया, बाहर से पुकार कर कहा उसके बाप ने। बैलों को घास दे दे चंपिया। अंदर से कोई जवाब नहीं आया। चंपिया के बाप ने आंगन में आकर देखा तो न रोशनी, न चिराग, न चूल्हे में आग। बात क्या है? नाच देखने उतावले होकर पैदल ही चली गई क्या? बिरजू के गले में खसखसाहट हुई और उसने रोकने की पूरी कोशिश भी की, लेकिन खांसी जब शुरू हुई तो पूरे 5 मिनट तक वह खांसता रहा। बिरजू बेटा बिरजमोहन, यहां पर उसका पूरा नाम आया है बिरजमोहन। नोट कर लीजिए, बिरजू का पूरा नाम बिरजमोहन है। बिरजू के बाप ने पुचकार कर बुलाया। मैया गुस्से के मारे सो गई क्या? अरे अभी तो लोग जा ही रहे हैं। बिरजू की मां के मन में आया कि कसकर जवाब दे। नहीं देखना है नाच, लौटा दो गाड़ी। चंपिया, उठती क्यों नहीं? ले धान की पच्चीस रख दे। पच्चीस अर्थात वो धान के 5 बाल लेकर आया है, जो कि नई नई पकी हैं। धान की बालियों का छोटा झब्बा झोपड़े के ओसरे पर रखकर उसने कहा, दिया बालो। बिरजू की मां उठकर ओसारे पर आई। 1.5 पहर रात को गाड़ी लाने की क्या जरूरत थी? नाच तो अब खत्म हो रहा होगा। ढिबरी की रोशनी में धान की बालियों का रंग देखकर बिरजू की मां के मन का मैल दूर हो गया। वो खुश हो गई अपने खेत की धान की बालियों को देखकर। सब कुछ भूल गई है वो, जितना क्रोध था अपने पति के लिए वो भूल गई। धानी रंग उसकी आंखों से उतरकर रोम रोम में घुल गया। यहां पर एक किसान परिवार की फसल पकने के बाद जो उसके धान की बालियां देखकर उसके मन में जो खुशी होती है, उसके परिवार के मन में जो खुशी होती है, उसको रेणु जी ने बड़ी अच्छी तरह से चित्रित किया है। इस पर बिरजू के पिता कहते हैं कि नाच अभी शुरू नहीं हुआ होगा। अभी अभी बलरामपुर की बाबू की गाड़ी मोहनपुर होटल बंगला से हाकिम साहब को लेने गई है। इस साल आखिरी नाच है। 25 टट्टी में खोस दे, अपने खेत का है। किसको लेने गई थी गाड़ी? हाकिम साहब को लेने गई थी। नोट कर लीजिए, गाड़ी किसको लेने गई थी? अपने खेत का। हुलसती हुई बिरजू की मां ने पूछा, पक गए धान? नहीं, 10 दिन में अगहन चढ़ते चढ़ते लाल होकर झुक जाएंगी सारी खेत की बालियां। मलदैया टोली पर जा रहा था, अपने खेत में धान देखकर आंखें जुड़ा गई। सच कहता हूं, 25 तोड़ते समय उंगलियां कांप रही थी मेरी। बिरजू ने धान की एक बाल से एक धान लेकर मुंह में डाल लिया और उसकी मां ने एक हल्की डांट दी। कैसा लुक्कड़ है रे तू? इन दुश्मनों के मारे कोई नेम धर्म बचे? क्या हुआ, डांटती क्यों हो? नवान के पहले ही नया धान जूठा दिया, देखते नहीं? अरे इन लोगों का सब कुछ माफ है, चिरई चुरमुन है यह लोग। दोनों के मुंह में नवान के पहले क्या अन्न न पड़े? इसके बाद चंपिया ने भी धान की बाली से
2 धान लेकर दांतों तले दबाए। ओ मैया कितना मीठा चावल, और गमकता भी है न दीदिया। बिरजू ने फिर मुंह में धान लिया। रोटी पोटी तैयार हो चुकी क्या? बिरजू के बाप ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, मान भरे सुर में बोली बिरजू की माँ। जाने का ठीक ठिकाना नहीं और रोटी बनाती। वाह, खूब हो तुम लोग। जिसके पास बैल है उसे गाड़ी मंगनी नहीं मिलेगी भला। गाड़ी वालों को भी कभी बैल की जरूरत होगी, पूछूंगा तब कोयरी टोला वालों से। ले जल्दी से रोटी बना ले, देर नहीं होगी। अरे टोकरी भर रोटी तो तू पलक मारते बना देती है, 5 रोटियां बनाने में कितनी देर लगेगी? अब बिरजू की माँ के होठों पर मुस्कुराहट खुलकर खिलने लगी। बिरजू के पिता ने उसकी ऐसी बड़ाई कर दी है यहाँ पर कि तू तो बहुत चंट है, तू तो इतने जल्दी जल्दी खाना बना लेती है, 5 रोटियां बनाने में तुझे कितना ही समय लगेगा? अभी अपने पास बहुत टाइम है और तू रोटियां बना ले। तो इससे खुश हो गई है बिरजू की माँ। उसने नजर बचाकर देखा, बिरजू का बप्पा उसकी ओर एकटक निहार रहा है। चंपिया और बिरजू न होते तो मन की बात हंसकर खोलने में देर न लगती। चंपिया और बिरजू ने एक दूसरे को देखा और खुशी से उनके चेहरे जगमगा उठे। मैया बेकार गुस्सा हो रही थी ना? चंपी जरा घैल सार में खड़ी होकर मखनी फुआ को आवाज दे तो। ए फुआ, सुनती हो फुआ, मैया बुला रही है। फुआ ने कोई जवाब नहीं दिया, किंतु उसकी बड़बड़ाहट स्पष्ट सुनाई दे रही थी। हाँ, अब फुआ क्यों गुहारती है? सारे टोले में बस एक फुआ ही तो बिना नाथ पगैया वाली है। अरे फुआ, बिरजू की माँ ने हंसकर जवाब दिया। उस समय बुरा मान गई थी क्या? नाथ पगैया वाले को आकर देखो, दोपहर रात में गाड़ी लेकर आया है। आ जाओ फुआ, मैं मीठी रोटी पकाना नहीं जानती। फुआ खांसती खांसती आई। इसी के घड़ी पहर दिन रहते ही पूछ रही थी कि नाच देखने जाएगी क्या? कहती तो मैं पहले ही अपनी अंगीठी यहां सुलगा जाती। ठीक है दोस्तों, ये है गांव का रहन सहन कि आपस में वो कहासुनी कर रहे थे, ताने कस रहे थे दिन में, और रात में दोनों फिर एक हो गए हैं, एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार हैं दोनों महिलाएं। बिरजू की मां ने फुआ को अंगीठी दिखला दी और कहा, घर में अनाज दाना वगैरह तो है नहीं, एक बागड़ है और कुछ बर्तन बासन, सो रात भर के लिए यहां तंबाकू रख जाती हूं। अपना हुक्का ले आई हो ना फुआ? फुआ को तंबाकू मिल जाए तो रात भर क्या 5 रात बैठकर जाग सकती है। फुआ ने अंधेरे में टटोलकर तंबाकू का अंदाज किया। ओहो, हाथ खोलकर तंबाकू रखा है बिरजू की मां ने, और एक वह है सवाइन, राम कहो। उस रात को अफीम की गोली की तरह एक मटर भर तंबाकू रखकर चली गई गुलाब बाग मेले में। कहाँ गई थी सवाइन? गुलाब बाग मेले में गई थी, नोट कर लीजिए, और कहकर गई थी डिब्बी भर तंबाकू है। बिरजू की मां चूल्हा सुलगाने लगी। चंपिया ने शकरकंद को मसल कर गोले बनाए और बिरजू सिर पर कढ़ाई औंधा कर अपने बाप को दिखलाने लगा। मलेट्री टोपी, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। सभी ठट्ठा कर हंस पड़े। बिरजू की मां हंसकर बोली, ताखे पर 3-4 मोटे शकरकंद हैं, दे दे बिरजू को चंपिया, बेचारा शाम से ही। अब उसको लगा कि शाम से ही बिरजू जो है वो शकरकंद के ऊपर नजरें गड़ाए हुए था, उसका बहुत मन था शकरकंद खाने का। अब जब उसका गुस्सा शांत हुआ है तब वो चंपिया को कह रही है, अपना ममत्व दर्शा रही है कि इसको बिरजू को दे दे शकरकंद, ये शाम से ही खाने के लिए बेचैन हो रहा था। बेचारा मत कहो मैया, खूब सचारा है। अब चंपिया चहकने लगी। तुम क्या जानो कथरी के नीचे मुंह क्यों चल रहा था बाबू साहब का? ही। बिरजू के टूटे दांत दूध के दांतों की फांक से बोली निकली, ब्लैक मार्टिन में 5 शकरकंद खा लिया। हा। सभी फिर ठट्ठा कर हंस पड़ा। बिरजू की मां ने फुआ का मन रखने के लिए पूछा, एक कनवा गुड़ है, आधा दूं फुआ? फुआ ने गदगद होकर कहा,
अरे शकरकंद तो खुद मीठा होता है, उतना क्यों डालेगी। जब तक दोनों बैल दाना घास खाकर एक दूसरे की देख को जीभ से चाटे, बिरजू की माँ तैयार हो गई। चंपिया ने छीट की साड़ी पहनी और बिरजू बटन के अभाव में पैंट पर पटसन की डोरी बंधवाने लगा। पैंट का बटन जो है वो टूटा हुआ था, तो पैंट निकल निकल कर नीचे गिर रही होगी, इसलिए उसकी जगह, बटन की जगह वो पटसन की डोरी बांधने लगा ताकि पैंट नीचे ना खिसके। बिरजू की मां ने आंगन से निकलकर गांव की ओर कान लगाकर सुनने की चेष्टा की। इतनी देर तक भला पैदल जाने वाले रुके रहेंगे। पूर्णिमा का चांद सिर पर आ गया है। देखिए, ये भी पूछा जा सकता है कि मेले वाली जो रात थी वो कैसी रात थी। तो चांद की रात हो सकती है, अमावस की रात हो सकती है, कैसी रात थी, वो पूर्णिमा की रात थी दोस्तों। बिरजू की मां ने असली रूपा का मांग टिक्का पहना है आज पहली बार। बिरजू के बप्पा को हो क्या गया है, गाड़ी जोतता क्यों नहीं, मुंह की ओर एकटक देख रहा है मानो नाच की लाल पान की। गाड़ी पर बैठते ही बिरजू की मां की देह में एक अजीब गुदगुदी लगने लगी। उसने बांस की बल्ली को पकड़कर कहा, गाड़ी पर अभी बहुत जगह है, जरा दाहिनी सड़क से गाड़ी हाँकना। बैल जब दौड़ने लगे और पहिया जब चू चू करके घर घराने लगा तो बिरजू से रहा नहीं गया। उड़न जहाज की तरह उड़ाओ बप्पा। गाड़ी जंगी के पिछवाड़े पहुंची। बिरजू की मां ने कहा, जरा जंगी से पूछो न, उसकी पुतोहू नाच देखने चली गई क्या। गाड़ी के रुकते ही जंगी के झोपड़े से आती हुई रोने की आवाज स्पष्ट हो गई। बिरजू के बप्पा ने पूछा, अरे जंगी भाई, काहे कन रोहट हो रहा है आंगन में। जंगी धूप ताप रहा था, माफ कीजिएगा, जंगी घूर ताप रहा था। क्या कर रहा था वो, घूर ताप रहा था और बोला, क्या पूछते हो, रंगी बलराम से लोटा नहीं। क्या कह रहा है कि क्या पूछ रहे हो, रंगी बलरामपुर से लोटा नहीं, यानी कि रंगी जो है वो बलरामपुर गया हुआ है ऑलरेडी। और क्या कहता है कि रंगी जो है वो बलरामपुर से लोटा नहीं है, पुतोहिया नाच देखने कैसे जाएगी। आसरा देखते देखते उधर गांव की सभी औरतें चली गई। अरे ट्यूशन वाली तो रोती है काहे, बिरजू की मां ने पुकार कर कहा, आजा झट से कपड़ा पहनकर, सारी गाड़ी पड़ी हुई है बेचारी, आजा जल्दी। बगल के झोपड़े के से राधे की बेटी सुंदरी, सुंदरी कौन है, राधे की बेटी का नाम है, नोट कर लीजिए, सुंदरी राधे की बिटिया है। यहां पर देखिए ट्यूशन वाली जो है, इसके ट्यूशन वाली से और लाल पान की बेगम का आज दिन में ही, उसी दिन में कहा सुनी हुई है, झगड़े की नौबत आई है। लेकिन फिर भी जब वो मेला देखने जा रही है तो वो अपना बड़प्पन दिखाते हुए, अपना उदारपन दिखाते हुए, सबको एक साथ लेकर चलने वाली औरत है। वो ट्यूशन वाली को भी इनवाइट कर रही है कि गाड़ी में पूरी जगह पड़ी है, तू रो मत, तू परेशान मत हो, मैं हूं तेरे साथ, तू चल हमारे साथ में मेला देखने चल। तो राधे की बेटी सुंदरी आकर क्या कहती है, काकी गाड़ी में जगह है, मैं भी जाऊंगी। बांस की झाड़ी के उस पार लरेना खवास का घर है, उसकी बहू भी नहीं गई है, गिलट का झुमकी कड़ा पहनकर झमकती आ रही है। आजा, जो बाकी रह गई हैं सब आ जाएं जल्दी। जंगी की पुतोहू, लरेना की बीवी और राधे की बेटी सुंदरी तीनों गाड़ी के पास आ गई। बैल ने पिछला पैर फेंका। बिरजू के बाप ने एक भद्दी सी गाली दी, साला लताड़ मारकर लंगड़ी बनाएगा पुतोहू को। सभी ठट्ठा लगाकर हंस पड़े। बिरजू के बाप ने घूंघट में झुकी दोनों पुतोहुओं को देखा, उसे अपने खेत की झुकी हुई बालियों की याद आ गई। जंगी की पुतोहू का गोना 3 ही मास पहले हुआ है। गोने की रंगीन साड़ी से कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की गंध आ रही है। किसकी गंध आ रही है, कड़वे तेल और लठवा सिंदूर की, नोट कर लीजिए, पूछा जा सकता है। बिरजू की मां को अपने गोने की याद आई। उसने कपड़े की गठरी से 3 मीठी रोटियां निकाल कर कहा,
खा ले एक एक करके, सिमराह के सरकारी कूप में पानी पी लेना। गाड़ी गांव के बाहर होकर गाड़ी गांव से बाहर होकर धान के खेतों के बगल से जाने लगी। चांदनी कार्तिक की। कौन सा महीना था वो? कार्तिक का महीना था और पूर्णिमा का दिन था। खेतों से धान के झरते फूलों की गंध आती है। बांस की झाड़ी में कहीं दुधी की लता फूली है। जंगी की पुतोहू ने एक बीड़ी सुलगाकर बिरजू की मां की ओर बढ़ाई। बिरजू की मां को अचानक याद आई चंपिया, सुनरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू, ये चारों ही गांव में बैस्कोप का गीत गाना जानती है। कौन कौन गाना जानती है बैस्कोप का गीत? नोट कर लीजिए, पूछा जा चुका है, फिर भी पूछा जा सकता है नेट के एग्जाम में। कौन कौन सी चार हैं लड़कियां जो गाना गाती हैं? चंपिया, सुंदरी, लरेना की बीवी और जंगी की पुतोहू। इन चारों का नाम नोट कर लीजिए स्टार मार्क करके। गाड़ी की लीक धन खेतों के बीच से होकर गई। चारों ओर गोने की साड़ी की खसखसाहट जैसी आवाज होती है। बिरजू की मां के माथे के मांग टिक्के पर चांदनी छिटकती है। आज अब एक बैस्कोप का गीत गा तो चंपिया, डरती है काहे, जहां भूल जाओगी बगल में मास्टरनी बैठी है। मास्टरनी कहकर किसको संबोधित किया है? पूछा जा सकता है एग्जाम में कि लाल पान की बेगम कहानी में मास्टरनी कहकर किसको संबोधित किया गया है? वो कहा गया है जंगी की पुतोहू को। जंगी की पुतोहू, टीसन वाली, मास्टरनी, ये एक ही महिला का नाम है। दोनों पुतोहुओं ने तो नहीं, किंतु चंपिया और सुंदरी ने खंगार कर गला साफ किया। बिरजू के बाप ने बैलों को ललकारा, चल भैया और जरा जोर से गा रे चंपिया, नहीं तो मैं बैलों को धीरे धीरे चलने को कहूंगा। जंगी की पुतोहू ने चंपिया के कान के पास घूंघट ले जाकर कुछ कहा और चंपिया ने धीमे से शुरू किया। चंदा की चांदनी, नोट कर लीजिए कौन सा गाना गाया था? चंदा की चांदनी गाया था। बिरजू को गोद में लेकर बैठी उसकी मां की इच्छा हुई कि वह भी साथ साथ गीत गाए। बिरजू की मां ने जंगी की पुतोहू को देखा, धीरे धीरे गुनगुना रही है वह भी। कितनी प्यारी पुतोहू है, गोने की साड़ी से एक खास किस्म की गंध निकलती है। ठीक ही तो कहा है उसने, बिरजू की मां बेगम है, लाल पान की बेगम। यह तो कोई बुरी बात नहीं, हाँ यह सचमुच लाल पान की बेगम है। बिरजू की मां ने अपनी नाक पर दोनों आंखों को केंद्रित करने की चेष्टा करके अपने रूप की झांकी ली। लाल साड़ी की झिलमिल किनारी, मांग टिक्का पर चांद। बिरजू की मां के मन में अब कोई लालसा नहीं, उसे नींद आ रही है। यहां पर हमारी लाल पान की बेगम कहानी समाप्त होती है। इस कहानी से जितने भी प्रश्न बन सकते थे मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। कहानी की भूमिका हमने पढ़ ली है, पात्र पढ़ लिए हैं, उद्देश्य पढ़ लिया है, प्रकाशन पढ़ लिया है। इनके पात्रों को हम गहनता से लिख चुके हैं। कथन जो इंपॉर्टेंट थे वो करवा दिए हैं। अब इस कहानी में ऐसा कुछ नहीं बचता है जिससे बाहर एग्जाम में पूछ लिया जाए। तो ये हमारी आज की कहानी वाली क्लास यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी कहानी, कैसी लगी क्लास, ये कमेंट में अवश्य लिखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर अवश्य कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे लाभ मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।